Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो एक दीदी के रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने बोला था कि सीटेट के में साइंस, हिंदी, संस्कृत इनका एक बार सिलेबस आप बता दीजिए, समझ नहीं आता इसके अंदर पढ़ना क्या है। क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस नेट पे दे रखा है ना, उसमें ये दे तो सारा रखा है लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इसके अंदर पढ़ना क्या है ना। तो उसी को लेकर आज ये क्लास है, मतलब सिलेबस को लेकर ही क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी और संस्कृत के सिलेबस की। उसके बाद साइंस का भी बताएंगे और इन्वायरमेंट का भी बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है उन सब के अंदर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जो कि दोनों डिफरेंट होती हैं। एक नहीं आप कर सकते हैं कि हिंदी फर्स्ट में ले लें और सेकंड में भी हिंदी ही ले लें, अलग अलग चूज़ करनी होती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ करते हैं और सेकंड में संस्कृत या फिर इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो उसी से रिलेटेड भाई ये क्लास है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ किया है और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत चूज़ किया है, उनके लिए ये क्लास है। लेकिन यदि किसी ने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चूज़ किया है तो उनके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। यदि आपको लैंग्वेज सेकंड हिंदी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हमें उसका भी सिलेबस बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। वरना मोस्टली बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ करते हैं, सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता देंगे। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी की बात करेंगे तो मान लो संस्कृत की भी बात होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का जो सिलेबस है वो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंट। हिंदी का सिलेबस हिंदी में लिखा है और संस्कृत का सिलेबस संस्कृत में लिखा है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। यदि आपने हिंदी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पेडागॉजी वाला पोर्शन और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, दोनों आपने कंप्लीट कर लिया है, तो संस्कृत का भी समझो आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, ये चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए, हिंदी जो है 30 मार्क्स की आनी है, 30 के सारे आने हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 30 के ही 150 हो जाता है, यानी 150, ठीक। हिंदी की बात करते हैं, वो कितनी आती है 30 मार्क्स की, जिसमें हिंदी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सिलेबस की बात करें, हिंदी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है भाषा की समझ और दूसरा उसकी पेडागॉजी, यानी कि हिंदी की पेडागॉजी। 15 नंबर जो है वो अंडरस्टैंडिंग से आएगा, यानी कि भाषा की समझ से आता है, और उसके बाद लैंग्वेज की जो समझ है अंडरस्टैंडिंग उससे आता है, और 15 नंबर भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, इससे आता है। 15 मैंने मार्क्स बता दिए, टोटल 30 हो जाते हैं। इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आता क्या है। देखिए, भाषा की समझ में क्या आता है, भाषा की समझ में 2 पैराग्राफ आएंगे, एक होगा गद्य का और एक होगा पद्य का। अब ये क्या होता है, गद्य का मतलब कोई स्टोरी के फॉर्म में कुछ लिखा होगा, ठीक है, कोई पैराग्राफ होगा, और पद्य का मतलब कोई पोएट्री के फॉर्म में, कोई कविता के रूप में कोई चीज़ लिखी होगी, कोई पैराग्राफ लिखा होगा, और उसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। टोटल कितने, 15 नंबर के, कितने 15 नंबर के क्वेश्चन गद्य और पद्य से मिलाकर होते हैं। मोस्टली इससे कितने हो जाएंगे, 7, 8 या 9 ले लीजिए, और इससे 6, 7 ऐसे करके होंगे, यानी टोटल 15 हो जाते हैं इन दोनों को मिलाकर। अब जो इन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ये जो गद्य और पद्य, पहले ये जान लेते हैं, गद्य और पद्य जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो वो अनसीन पैसेज होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि हाई स्कूल इंटर में अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। अनसीन पैसेज होता है भाई, ये हमारा पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब मैं भी प्रीवियस ईयर का उठा के पूछ ले तो उसकी बात अलग है, वरना ये क्या होता है, आप पठित होता है, पढ़ा नहीं होता। उसी वक्त आपकी समझ को क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उस समझ को परखा जाता है ना। अब मैंने बताया गद्य होता है, पद्य होता है, इन दोनों को मिला के 15 नंबर का आता है। इनके अंदर क्या आता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए हम गद्य की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गद्य है और उसमें पूछ लिया जाएगा क्या इसका शीर्षक क्या होगा, ठीक है। जो कहानी लिखी है उसमें पात्रों के नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ पूछ ली जाएगी उसी कहानी से रिलेटेड। पोयम है तो पोयम से रिलेटेड, गद्य में कोई स्टोरी दे रखी है, कोई भी स्टोरी दे रखी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि गद्य और पद्य से 15 नंबर का आना है भाषा की समझ में, ठीक है। वो कोई भी अनसीन पैसेज हो सकता है जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, वो
साइंटिफिक भी हो सकता है, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन होता है वो है व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो भाई व्याकरण में सीटेड के लिए क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। पहला तो मैंने सारी चीज़ें बता ही दी कि उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या तैयार होना चाहिए। संधि आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। संस्कृत हिंदी दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बता दिया था कि हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेने के बाद हम बता दें तो समझ लो संस्कृत का भी सिलेबस हो गया, ठीक है। आप हिंदी में संधि तैयार करें, संस्कृत में भी संधि पढ़ लें एक बार अच्छे से, ठीक है। उसके बाद संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है। संधि, समास, प्रत्यय, कारक, कारक, उपसर्ग, वर्णमाला, वर्णमाला भी यहाँ पे लिख लीजिए आप, वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, कारक, वर्णमाला, और भी चीज़ें जो छूट गई हों, ठीक है, सारी तैयार कर लेना क्योंकि सब पूछा जाता है इसमें, ठीक है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि यहाँ पे रूप नहीं पूछे जाते हैं, है ना। एक वचन, द्विवचन, ये बताओ, वो सब नहीं पूछा जाता, वो उसमें टेट में पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, सीटेट में नहीं पूछा जाता। तो संधि, समास, प्रत्यय, कारक, उपसर्ग, वर्णमाला ये अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि व्याकरण में जितना पोर्शन है कोशिश करें उस सारा तैयार कर लें जितना आपने टेट में पढ़ रखा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर उठा के पूछ ली जाती है। मान लीजिए कोई गद्य लिखा है, उसमें प्रतिदिन कहीं लिखा है, उसको उठा के यहाँ रख देंगे और पूछेंगे बताइए यहाँ पे इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, उपसर्ग कौन सा है, पूछ लेंगे, है ना, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई सेंटेंस उठा के पूछ ले, कोई भी शब्द उठा के पूछ ले, समास बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, संधि क्या हो जाएगा यहाँ पर, कारक क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, हाँ पर्यायवाची भी भैया यहाँ पर है, पर्यायवाची वगैरह सब पूछा जाता है, तो आप सब देख लीजिए, ठीक है। पर्यायवाची जो हम समानार्थी, पर्यायवाची, सब जितने सारी चीज़ें हैं व्याकरण की सारी आपको देख लेनी चाहिए क्योंकि आपने DLED या BTC या फिर B.Ed कर रखा होगा तो ये सारी चीज़ें खुद ही पढ़ी होंगी, और अगर फॉर्म डाला है तो ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे होंगे, सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो व्याकरण में जितना पोर्शन आपने टेट में पढ़ रखा है सारा पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो इन पैसेज से जो पैराग्राफ होता है उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो आप उसी से ढूंढ के करना होता है, तो उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस व्याकरण पोर्शन यहाँ पे तैयार करना है। कहने का मतलब 15 नंबर में आपकी समझ और साथ में व्याकरण पोर्शन भी सब एनालिसिस कर लेंगे वो। अब बात करते हैं यहाँ पे पेडागोजी की। ये तो भाई व्यवहारिक होती है, आपको पता ही है, ये भी भैया समझ के आधार पे है ना, व्यवहारिक है, जितनी सारी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 6 मैंने लिखे, इसके आगे और भी हैं 2-3, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने अभी 6 लिखे हैं, आगे भी बताएंगे। मे भी ये समझ में आया होगा आपको पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी जो हिंदी की है 15 मार्क्स की आनी, उसकी बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पे सीखना और अधिग्रहण करना। अब ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता, जैसे जब फर्स्ट टाइम हमने देखा था सीखना अधिग्रहण करना, मुझे लग रहा था तो दोनों सेम वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में अंतर है। या फिर उसको एक तरीके से और बोल सकते हैं भाषा अधिगम, सीखने को क्या बोल सकते हैं, भाषा अधिगम, और अधिग्रहण करना को बोल सकते हैं भाषा अर्जन। तो आप जब नेट में सिलेबस देखेंगे तो आई थिंक यही लिखा है उसमें, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अब क्या होता है डिफरेंस बाय इन दोनों में, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए बहुत ही बेसिक से बताऊंगी। जब छोटा बच्चा होता है ना तो वो 4-5 साल का बच्चा होता है, जब स्कूल नहीं गया होता, उसके पहले की बात बता रही हूँ, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, उसको पानी ज़रूरत होती है पानी मांगता है, भूख लगती है तो भूख के लिए भी बोलता है। क्या उसको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, है ना। पर्टिकुलर औपचारिक इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, टाइम की ज़रूरत पड़ी थी कि हाँ इतने टाइम में आपको बोलना सीखना है, खाना खाना है तो बेटा ऐसे करना है। नहीं, उन्होंने क्या किया था, अपना जो इन्वायरमेंट है,
ठीक है। जो छोटा बच्चा था या जब हम थे छोटे, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा परिवार है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी, जो वो बोल रहे थे, उसी को हमने क्या किया था, अर्जित किया था। वो क्या कहलाती है, भाषा अर्जन कहलाता है। समझ में आया आपको? यहाँ पे भाषा अर्जन का मतलब क्या है, यानी कि अधिग्रहण करने का मतलब होता है कि कोई भी औपचारिकता वहाँ पर ना हो, ठीक है, कोई भी टाइम टेबल रूल रेगुलेशन वहाँ पे ना हो, और जो हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से जिस लैंग्वेज को सुनते हैं, बोलना सीखते हैं, बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा अर्जन कहलाती है। यानी उस भाषा को हम अर्जित करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, नेचुरली होती है ना। मैंने बताया कि इसके लिए क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंट की आवश्यकता है, मतलब कि वैसे औपचारिक इन्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर मुझे उसी लैंग्वेज को, मान लो मुझे हिंदी सीखनी है, रूल रेगुलेशन यानी व्याकरण के थ्रू सीखना है, शुद्धतम रूप उसका सीखना है, तो वहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम हो जाएगा। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये क्या होता है, जो नेचुरली रूप से इन्वायरमेंट में जो हम अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो भाषा सीखते हैं वो क्या होती है, भाषा अर्जन कहलाता है। नहीं, भाषा अधिग्रहण बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे। और जो हम एक पर्टिकुलर औपचारिक इन्वायरमेंट में सीखते हैं, स्कूल में जाके व्याकरण के थ्रू कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ती हो, है ना, और टाइम भी वहाँ पर होता हो और रूल रेगुलेशन होता है, व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या बोलेंगे, सीखना बोलेंगे या भाषा अधिगम बोलेंगे। इन दोनों में यही डिफरेंस है और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखनी है। जो भाषा अधिग्रहण, जो अर्जन है, इसी को क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। आपने सुना ही होगा कि क्षेत्रीय भाषा क्या होती है ना। अब इसमें और सारी चीज़ें क्या पढ़नी है कि भाई क्या इफ़ेक्ट होता है क्षेत्रीय भाषा का, है ना, और भाषा अधिगम और भाषा जो अर्जन है, इनमें जो हमारा सामाजिक पूरा परिवार इन्वायरमेंट है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। सो ये हो गया पहला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं भी 11-12 हैं जहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, और तो बहुत सारे हैं, है ना। आपने सुना होगा चौमस्की का सिद्धांत, जो कि बहुत अच्छे से पूछा जाता है ना, अनुकरण का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो ये दूसरे में आपको पढ़ना है, भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको बता तो रही हूँ, लेकिन यदि आपको लगे कि ये वाला पोर्शन तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हिंदी की पेडागोजी वाला पोर्शन हम कहाँ से करें, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधन तो बहुत सारे हैं, ये तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको लगे बहुत कम टाइम है, हम कैसे क्या करेंगे, ये पेडागोजी वाला पोर्शन कहाँ से करें, कलेक्ट करें सारी चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं ये वाला पोर्शन सारा करा दूंगी। अगर आपने ये वाला पोर्शन यानी पेडागोजी हिंदी का कर लिया ना, तो संस्कृत का भी कर लिया समझो, क्योंकि संस्कृत में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, संस्कृत में लिखा होगा और हिंदी का हिंदी में लिखा होगा। आपको इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप यूथ पब्लिकेशन जो है थोड़ा सा मिस्टेक होती है, लेकिन अदर बुक्स जो हैं उनके कंपेरिजन में देखा जाए ना तो इसमें बहुत अच्छा है। यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, और उससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेंगी कि जो ये पेडागोजी वाला पोर्शन है कैसे करना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जो भाषा के कौशल है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें जो तीसरा इसमें टॉपिक दे रखा है उसमें क्या करना है, सुनने और बोलने की भूमिका बतानी है। ठीक है, क्या भूमिका होती है सुनने और बोलने की, किसमें, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, इसमें आपको बताना है कि जो श्रवण कौशल है और जो वाचन कौशल है इसकी क्या भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। यदि आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मतलब यदि आपके पास हो, अवेलेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि मैं प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लगा लूँगी कि अच्छा इसमें ये करना है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी आपको लगे कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मिल जाएंगे और इस मंथ में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। आप डेली यहाँ पे पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद पेपर में बैठो। चलो आगे बात करते हैं।
जो फोर्थ है वो क्या है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में अब व्याकरण की भूमिका क्या है। यहाँ पर सुनने और बोलने की भूमिका बतानी है, यहाँ पर व्याकरण की भूमिका बतानी है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को जो संप्रेषण करते हैं, यानी जो आदान प्रदान करते हैं ना, उसमें क्या व्याकरण की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। उसके बाद विविध रूप में भाषा सीखने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, है ना, यहाँ पर वो बतानी है। भाषा की कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं वो बताना है। त्रुटियाँ और विकार, इन दोनों में भी डिफरेंस है ना। आप सुने होंगे ना, डिसलैक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भाषा कौशल की। भाषा कौशल वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अरेंज करने के लिए आ सकता है, या बोल सकते हैं उत्पादक के रूप में कौन कार्य करता है। आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट यहाँ पर पेडागॉजी वाले पोर्शन में है, किसमें, हिंदी में। अब देखिए, कुछ लोग पेडागॉजी, कुछ लोग पेडागॉगी बोलते होंगे, तो मैं भी जिसको जो समझ में आता है, लेकिन मैं पेडागॉजी ही बोलती हूँ। चलिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना कि नहीं बोले कोई कि पेडागॉजी बोल रही है ना। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। ये 6 पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। इधर मैंने बता दिया कि भाषा की समझ में 15 नंबर में क्या आना है। 2 यहाँ पे पैराग्राफ होंगे, एक गद्य का होगा, एक पद्य का होगा, जिसमें उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और व्याकरण के सारे क्वेश्चन होंगे। बस इसी से रिलेटेड ये वाला पार्ट होता है। व्याकरण में भाई जितना सारा सीटेट में आप पढ़ रखा है, टेट में पढ़ रखा है, डीएलएड में पढ़ रखा है, बीएड में पढ़ रखा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। इधर पेडागॉजी वाले पोर्शन में मैंने पहले बता दिया, सीखना और अधिग्रहण करने के बारे में, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, वाचन कौशल और श्रवण कौशल, इनकी भूमिका बतानी है। ठीक है, और उसके बाद व्याकरण की भूमिका बतानी है। मौखिक और लिखित रूप में जो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, सुनते हैं, उसमें व्याकरण की भूमिका बतानी है। विविध रूप में भाषा की क्या कठिनाइयाँ होती हैं, कौन सी चुनौतियाँ आती हैं वो बताना है। त्रुटियाँ और विकार के बारे में पढ़ना है, भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है। तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। अभी और 2-3 पॉइंट हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आप इसका शॉर्ट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरफ मैंने जो पेडागॉजी वाला पोर्शन था उसको मैंने बताया था 6 पॉइंट यहाँ पे। अब ये 3 और पॉइंट है, उनके बारे में जान लेते हैं। 7 क्या है, भाषा की समझ और प्रवीणता। यहाँ पे मैंने भाषा कौशल की बात करी थी, वो कौन कौन से होते हैं, वही सुनना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एस लगा रही हूँ तो वो सुनना वाला नहीं, स्पीकिंग है। ठीक है, सुनना, सॉरी, अब जो मैं वही लिख रही हूँ तो वही बोलूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बोलना। फिर उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना। ठीक है, लिसनिंग हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, राइटिंग वाला हो जाएगा। 1 मिनट, अब क्यों मैं इंग्लिश भाषा के कौशल वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अरेंज करने के लिए पूछ सकता है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्पादक के रूप में कौन कार्य करता है, श्रवण के रूप में, सारी चीज़ें तो आपको, श्रवण के रूप में तो बहुत आसान है, लेकिन उत्पादक के रूप में कौन कार्य करता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना है, वो भी जो भी कौशल है ना, इन्हीं में क्या करना है, आपको इवैल्यूएशन करना है। किसका, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये जो कौशल हैं इन्हीं का करना है क्या, मूल्यांकन। अब आगे बात करते हैं 8 है शिक्षण अधिगम सामग्री। अब शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तक के बारे में, बहुमीडिया मल्टीमीडिया के बारे में और कक्षा के जो बहुभाषी संसाधन हैं उनके बारे में, यानी टीचिंग एड्स जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद सब कुछ मैंने पढ़ा लिया। ठीक है, मतलब सारा सिलेबस में सब कुछ पढ़ा लिखा लिया। अब बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए लास्ट में क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। पहले निदान करेंगे, कमी का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। बट अगर वो कमी पता लग गई, ठीक है, उसके बाद यदि उसको उपचार किया गया, ठीक है, उससे रिलेटेड उसको दवा दी गई, तो वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। दवा मतलब मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे, उपचार कहलाता है ना, तो बस वो चीज़।
कमी का पता लगाना निदानात्मक है, निदान है, और उसके लिए दवा देना वो उपचार है। ठीक है, तो ये थी हिंदी का पूरा जो इतने सारे टॉपिक दे रखे थे, हिंदी का पूरा सिलेबस। ठीक है, अब बात करी जाए संस्कृत की, तो मैंने बोला था कि हिंदी का सिलेबस अगर पूरा बता दे तो समझो संस्कृत का भी बता दिया। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, जितने सारे मैंने पहले भी बताया आपको, ये वाला पोर्शन तो आप कर लेंगे क्योंकि आपने पढ़ाई है, ये भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर कुछ लोग सॉल्व करेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि एक बार मैं इन सबको पढ़ लूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करता चलो तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको अगर ये लगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ये पेडागॉजी वाला पोर्शन हम 1 बाय 1 यहाँ से लेके पूरा का पूरा करा देंगे। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी साइंस के सिलेबस की, और उसकी बात कर लेंगे ईवीएस की। ठीक है, सो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और जिनको हेल्प हो, जिनको ना पता हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उनके पास शेयर भी करें। ठीक है, ज़रूरतमंद जो है। कैसी लगी क्लास बताएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।